Hello students, today we are going to start chapter first science 8th class. Chapter name is crop production and management. सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, इसको पढ़ेंगे हम। क्या चीज़ है ये प्रोडक्शन, मतलब कैसे हम क्रॉप का उत्पादन करते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं। और मैनेजमेंट का मतलब होता है कैसे उनको हम मैनेज करके रखते हैं, कैसे प्रबंध करते हैं। क्रॉप को उगाने के बाद, उसको ग्रो करवाने के बाद, कटाई के बाद उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे उसको हम संभाल के रखेंगे। तो यहाँ पे आप फर्स्ट चैप्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट को। इसके अलावा आपको जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स आते जाएंगे, साथ में आपको नोटबुक और पेंसिल या पेन के साथ बैठना है। आपको जो भी आपके क्वेश्चन आते जाएंगे, आप साथ में क्वेश्चंस को लिखते जाएंगे और उनके आंसर्स भी आप अपने आप से ट्राई करेंगे। आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सबसे पहले पहेली और बूझो। पहेली और बूझो आपने एनसीईआरटी क्लास जो चैप्टर्स होते हैं, मोस्टली आप इनके नाम सुनने को मिले होंगे आपको। कोई भी दो बच्चे हैं ये क्या करते हैं, समर वैकेशन के टाइम पे अपने अंकल के हाउस के अंदर जाते हैं। वैकेशन अभी आपका भी चल रहा है, वैकेशन खुश हो गए आप वैकेशन के अंदर भी, लेकिन आपका समर वैकेशन नहीं, आपका कोरोना की वजह से वैकेशन चल रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही वो अपने अंकल के घर पे गए वैकेशन के अंदर, तो उनके अंकल एक फार्मर थे। तो उन्होंने क्या देखा, कुछ टूल देखे। टूल्स क्या थे, टूल्स में उन्होंने देखा जैसे खुरपी है, सिक्कल है, शॉल है, प्लव है इन द फील्ड के अंदर। अब देखो ये जो औजार हैं, जो टूल्स हैं, ये आप में से भी किसी ने ऑब्जर्व किए होंगे फील्ड के अंदर आपने, या कोई फार्मिंग वगैरह करता होगा। तो इस चैप्टर के अंदर हमें यही स्टडी करना है कि इन टूल्स का हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे, क्या इनका हमारे डेली लाइफ में जो फील्ड है वहाँ पे इनका क्या यूज़ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, यू हैव लर्न डेट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आप सभी को पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को किस चीज़ की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है। और फूड कहाँ से आता है, आपका फूड आपका आता है प्लांट से और एनिमल से। आपको पता ही होगा जितने भी हमारे प्लांट हैं, हम प्लांट को खाना बना के नहीं देते हैं। प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। और उनसे खाना कौन प्रिपेयर करवाता है, वो बाय द यूज़ ऑफ द रा मटेरियल्स लाइक क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, इसका यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन निकल के आया है कि ऑर्गेनिज्म को फूड की क्या ज़रूरत है। तो आपको पता ही होगा क्या ज़रूरत है, वाई वी नीड फूड। उसके बारे में आप खुद से ट्राई करेंगे कि क्या ज़रूरत है हमें फूड की। आगे हम डिस्कस भी करेंगे हमें फूड की क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पे एक आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है। ये 7th क्लास में कर चुके हो आप। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कौन करता है फोटोसिंथेसिस, प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस। और प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना प्रिपेयर करते हैं इस प्रोसेस से। तो इसलिए प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ्स भी बोलते हैं। फिर कुछ एक एनिमल्स हैं हमारे जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, मोस्टली एनिमल्स है, कुछ एक को छोड़ के। अब देखो हम भी क्या हैं, हम भी अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। हम अपने खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, मोस्टली हम प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर। अब आप बोलेंगे प्लांट्स के ऊपर तो ठीक है, लेकिन एनिमल्स के ऊपर कैसे, क्योंकि हम कुछ एक हम में से नॉन वेजिटेरियन भी है जो क्या करते हैं, अपने खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, एनिमल्स। और एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, हमारे प्लांट्स के ऊपर। तो अल्टीमेटली हम अपने खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड हैं, प्लांट्स के ऊपर भी और एनिमल्स के ऊपर भी। अब बात हमने की थी जो इससे पहले क्वेश्चन था कि हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्या है। हमें नहीं, जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन आपके प्लांट्स, हर किसी को किसकी ज़रूरत है, फूड की रिक्वायरमेंट है। तो ये फूड की रिक्वायरमेंट आपकी कहाँ से पूरी होती है और ये फूड की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है। तो आपको पता ही होगा फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि हमें किस चीज़ की क्या करना पड़ता है, बहुत सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं। फंक्शंस कौन कौन से करने पड़ते हैं, जैसे कि हमें करना है आप जैसे कि डाइजेशन करना है खाने का, या फिर रेस्पिरेशन करना है, या फिर एक्सक्रीशन करना है। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, बहुत सारे हमारे बॉडी के जो फंक्शन है, जितना भी हम काम करते हैं, तो हर जगह पे हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट। और वो एनर्जी आती कहाँ से, खाना खाने के टाइम पे। जब हम खाना खाते हैं उसके बाद ही हमें एनर्जी मिलती है ना। जिस दिन हमारा फास्ट होता है तो उस दिन हमें एनर्जी का जो लेवल है वो कम नज़र आता है अपने अंदर। क्यों कम नज़र आता है, क्योंकि हमने फूड नहीं खाया उस टाइम पे। और जब हम फूड खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये प्रोसेस आपने 7th क्लास में किया भी होगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब हाँ, खाने की जरूरत आपको पता है क्यों होती है, हमें एनर्जी लेने के लिए।
उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी यहाँ पे कि जितने भी हमारी जो इंडिया जो कंट्री है वो बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है, तो वास्ट नंबर ऑफ पीपल है यहाँ पे। हर किसी को किसकी ज़रूरत है? फूड की ज़रूरत है। तो फूड की जो रिक्वायरमेंट है हम कैसे पूरी करेंगे? तो फूड की रिक्वायरमेंट हम कहाँ से पूरी करेंगे? इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा रेगुलर प्रोडक्शन और रेगुलर प्रॉपर, जैसे कि हमें क्या करना पड़ेगा? रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रॉपर हमें मैनेजमेंट करनी पड़ेगी और डिस्ट्रीब्यूशन टू द जिसको उसकी ज़रूरत है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जहाँ जहाँ पे हमें फूड की क्या है? रिक्वायरमेंट है। तो ये हमने बात की यहाँ पे कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों है, एनर्जी के लिए हमें फूड की ज़रूरत, और हमारी जो इंडिया कंट्री है बहुत वास्ट कंट्री है और उसमें क्या करना पड़ेगा? हमें सभी को फूड प्रोवाइड करना है तो क्या करवाना पड़ेगा? प्रोडक्शन करवाना पड़ेगा फूड का, प्रॉपर मैनेजमेंट करवानी पड़ेगी हमें फूड की, और सभी को डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा फूड। अब उसके बाद है हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है कि जो हम खेती करते हैं उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप करने पड़ते हैं। स्टार्टिंग में तो हमने खेती करनी शुरू नहीं की थी, तो उस टाइम पे जो पीपल थे उसको हम बोलते थे नोमैडिक पीपल। और नोमैडिक पीपल क्या करते थे? होते कौन है नोमैडिक पीपल? जो अपने खाने के लिए, जो रहने के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए वांडरिंग करते हैं, मतलब इधर से उधर घूमते हैं। तो उस टाइम पे क्या था? पीपल क्या खाना खाते थे? आदमी क्या उस टाइम पे अपना जो एनर्जी है वो रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी करते थे? वो क्या करते थे? फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल खाते थे, और क्या करते थे? वो अपने फूड के लिए हंटिंग करते थे, किसकी? एनिमल्स की। लेकिन जैसे जैसे आपको पता है मॉडर्नाइजेशन आता गया, वैसे वैसे क्या हुआ? उन्होंने भी क्या करना शुरू कर दिया? लैंड के ऊपर कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। वीट प्रोडक्शन शुरू हो गई, राइस प्रोडक्शन शुरू हो गई, और इसके अलावा और दूसरी क्रॉप। तो यहीं से जो हमारी एग्रीकल्चर है, जो खेती करते हैं हम, उसकी शुरुआत हुई थी। मतलब हम डायरेक्टली हमने खेती करना शुरू नहीं किया था, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब उसके बाद है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ से क्रॉप। क्रॉप क्या है? क्रॉप आप सभी को पता ही है क्या होता है। क्रॉप एक तरह से फसल बोलते हैं हम क्रॉप को। फसल क्या है? जब बहुत सारे प्लांट को हम एक एरिया के अंदर, एक किसी जगह के ऊपर लगा देते हैं, एक फिक्स प्लेस के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप। जैसे कि मान लिया हमने, आपने अभी देखा होगा वीट की जो क्रॉप लगा रखी है हमने, तो वीट की क्रॉप में क्या है? एक फिक्स हमारा एरिया है और वहाँ पे हमने क्या कर दिया? लार्ज स्केल के ऊपर क्या कर दिया? कल्टीवेट कर दिया है। और किसको? एक ही तरह के प्लांट्स को। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर कल्टीवेटेड ऑन वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। अब जो क्रॉप है उसके अंदर क्या होगा? हमारे जो सारे प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे? फील्ड के अंदर एक जैसे ही होंगे। अब क्रॉप कितनी तरह की हैं? कैसे कैसे क्रॉप्स को हमने अब फर्दर डिवीजन कर रखा है। एक तो है आपका सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये सारी क्या है? हमारी क्रॉप्स हैं। अब जो सीजन है हमारे इंडिया के अंदर, आपको पता ही है इंडिया के अंदर अगर हम साउथ में चले जाएं तो वहाँ का जो मॉइस्चर है या फिर वहाँ पे जो बारिश वगैरह होती है, वो यहाँ के कंपैरिजन में, जो हमारा नॉर्थ साइड है यहाँ के कंपैरिजन में थोड़ा जो क्लाइमेट है वो क्या है? डिफरेंस ज़्यादा है। तो हमारी इंडिया के अंदर जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, वो क्या करता है? एक रीजन से दूसरे रीजन में क्या करता है? वेरी करता है। तो इसलिए जो हम क्रॉप प्रोडक्शन करवाते हैं वो क्या किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो प्लेस टू प्लेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह की हम वहाँ पे फसलें उगाएं। जैसे हमारा साउथ साइड है, साउथ साइड क्या है? आपकी टी की कल्टीवेशन की जाती है, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ साइड में टी कल्टीवेशन नहीं होती, क्योंकि वहाँ का जो एरिया है, बारिश वगैरह होती है, जो हिली एरियाज़ हैं, वो उस तरह की कल्टीवेशन के लिए ज़रूरी है। तो उसके बाद अभी हम करेंगे यहाँ पे कि जो हमारी कंट्री है उसके अंदर कितने टाइप्स को, क्रॉप को, पैटर्न को डिवाइड किया गया है। यहाँ पे है हमारा सीजन के बेसिस पे। सीजन के बेसिस पे क्या किया गया है? क्रॉप को डिवाइड किया गया है। एक तो है आपकी यहाँ पे खरीफ क्रॉप। क्या है? सबसे पहले खरीफ क्रॉप, और दूसरा उसके बारे में हम पढ़ेंगे रबी क्रॉप। और एक जायद क्रॉप भी होती है, सुना भी होगा आपने। उसके अंदर क्या करते हैं? बेल वगैरह जो लगाते हैं हम, जो जल्दी से ग्रो कर जाती है 1-2 मंथ के अंदर, वो आपकी जायद टाइप ऑफ क्रॉप होती है। लेकिन यहाँ पे हमें खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बारे में करना है। सबसे पहले खरीफ क्रॉप, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, खरीफ और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या है? आपकी ऐसी क्रॉप है जो किस सीजन के अंदर सोन की जाती है? रेनी सीजन के अंदर। अभी देखो रेनी सीजन के अंदर, अभी हमारा रेनी सीजन आएगा जून के अंदर, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? आपने देखा होगा सभी ने, धान की फसल उगाते हैं जिसको हम पैडी बोलते हैं। क्यों उगाते हैं? धान की फसल ही क्यों उगाते हैं उस टाइम पे? क्योंकि उस फसल को पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए
इस क्रॉप को, जो खरीफ क्रॉप है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेनी सीजन क्रॉप भी बोलते हैं। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है इंडिया के अंदर वो क्या है, रेनी सीजन क्रॉप का, जून टू सेप्टेम्बर। क्या है इसका, जून टू सेप्टेम्बर। फिर इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल लर्न करेंगे। क्या क्या एग्जाम्पल है, पैडी है, मेज़ है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, कॉटन है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, आपके खरीफ क्रॉप। पैडी आपको पता है धान होता है, मेज़ आपका मक्का होता है, सोयाबीन आप यूज़ भी करते हैं, दाल होती है आपकी, ग्राउंडनट आपकी मूंगफली होती है, कॉटन आपको पता ही है कपास बोलते हैं जिसको। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स, सॉरी खरीफ क्रॉप्स। अभी हम बात करेंगे रबी क्रॉप्स की। तो रबी क्रॉप को किस सीजन के अंदर ग्रो करवाया जाता है, विंटर सीजन। क्या है इनका, विंटर सीजन। और टाइम ड्यूरेशन क्या है इनकी, अक्टूबर टू मार्च। उन क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं जो इस सीजन के अंदर ग्रो करवाई जाती है, विंटर सीजन के अंदर। अभी आपने चेक किया होगा जो रबी क्रॉप है उनकी कटाई चल रही है हमारी, जैसे गेहूं की अभी क्या चल रही है, कटाई चल रही है इस सीजन के अंदर, अप्रैल के अंदर। तो अभी हमारी कौन सी क्रॉप की कटाई चल रही है, रबी क्रॉप्स की। तो रबी क्रॉप में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या कॉमन एग्जाम्पल्स अभी बोल सकते हो आप, तो वीट, जो भी आप देख भी पा रहे होगे अपने आसपास में। इसके अलावा ग्राम, ग्राम आपको पता है चना होता है, पी होती है आपकी मटर, मस्टर्ड होता है आपकी सरसों, और लिनसीड होता है आपका तिल। तिल वगैरह खाए होंगे ना आपने। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, आपके खरीफ और रबी क्रॉप के। तो यहाँ से आप क्वेश्चन बना लेंगे, खरीफ और रबी क्रॉप क्या होते हैं, एग्जाम्पल अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे, और एक पॉइंट ऑफ डिफ्रेंशिएशन बना लेंगे इनके बीच में कि रबी क्रॉप के और खरीफ क्रॉप के बीच में कौन कौन से पॉइंट आप डिफ्रेंशिएट करके लिख सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जितने भी हम आगे न्यू वीडियो डालते जाएंगे आपको वो अपडेट मिलती जाएगी। और साथ में एक बेल आइकन मिलेगा आपको उस बेल आइकन को क्या करना है, प्रेस कर लेना है। आपको जितनी भी अपडेट्स होंगी आप अप टू डेट रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, इसके अलावा आपकी कुछ एक पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो भी क्या करते हैं हम समर टाइम पे ग्रो करवाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब जैसे अब मान लिया हमें गेहूं की या अभी धान की क्रॉप को हमें लगाना है, तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहले जाते हम सीड डाल देंगे, या सीड डालने से पहले कुछ और भी स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे हमें, या क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, कैसे सीड लेने हैं हमें, किस तरह से मिट्टी हो आपकी, क्या आपको मैन्योर ऐड करना है, क्या फर्टिलाइज़र ऐड करने हैं, कब आपको कटाई करनी है, कब आपको बुआई करनी है, किस किस आपको टूल्स का यूज़ करना है। अगर उसके अंदर कुछ आपके फील्ड के अंदर कुछ अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं तो उसको आपको कैसे रिमूव करना है। तो बहुत सारे आपको जो बेसिक प्रैक्टिसेस है क्रॉप प्रोडक्शन की वो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। अभी वही क्वेश्चन आ गया आपका, वाई पैडी कांट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। बताया था अभी, आंसर आप खुद से ट्राई करेंगे इसका। और उसके अलावा मैं बता भी देती हूँ, पैडी क्रॉप को हम विंटर सीजन में क्यों ग्रो नहीं करवाते हैं, क्योंकि ये कैसी क्रॉप है, आपकी रेनी सीजन की क्रॉप है, और इसकी ग्रोथ के लिए इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, काफ़ी वाटर की ज़रूरत है, इसलिए इसको हम कभी भी विंटर सीजन में ग्रो नहीं करवाते हैं। आंसर भी दिया गया है आपको, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। आप इस क्वेश्चन को भी राइट डाउन कर लेंगे। आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे कि हर एक लाइन पे आपके क्या बन रहे हैं, क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आपको ट्राई करना है कि अपने आप से आप जितने क्वेश्चन बना सकते हो आपको वो सारे क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं, और आपको वो क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखने हैं। आप अपनी लैंग्वेज में आंसर्स को लिख सकते हो, बस आपको समझ में आना चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, कि जो हमारे फार्मर्स है वो क्या करते हैं, अब क्रॉप को उगाने के लिए क्या करेंगे, कुछ एक प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखेंगे, और वो क्या क्या है वो एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। अभी सबसे पहले आपने यहाँ पे ऑर्नामेंटल प्लांट देख पाएंगे आप, ऑर्नामेंटल प्लांट लिखा हुआ है। ऑर्नामेंटल प्लांट कौन से प्लांट होते हैं, जो सजावट के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे घरों वगैरह में रखते हैं ना, उनको हम बोलते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट। और जैसे ये कल्टीवेशन एक इसके अंदर वर्ड आया है, जो नए नए वर्ड्स आते गए हैं आपके, उन वर्ड्स को भी आप साथ में रिमाइंड करते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखिए क्या है आपका, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस मतलब आपको कोई क्रॉप उगानी है तो किस किस चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, वो आपके स्टेप्स दिए गए हैं यहाँ पे। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फर्स्ट स्टेप आपका प्रिपरेशन ऑफ सोइल। सबसे पहले आपको मिट्टी को प्रिपेयर करना है कि किस तरह की मिट्टी आपकी हो, हार्ड होगी या सॉफ्ट होगी, लूज होगी, किस तरह की आपकी सोइल होगी, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैसे हम मिट्टी को प्रिपेयर करेंगे। इसके बारे में डिटेल में हम करेंगे वन स्टेप के बारे में। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द स्टेप्स यूज फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए आप कौन कौन से स्टेप लिखेंगे, ये आपको 7 स्टेप्स आपको सामने
पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये 7 के 7 स्टेप आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। जैसे आप फर्स्ट क्या लिखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ही लिखेंगे, आप स्टार्टिंग में सोविंग नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा पहला स्टेप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद सेकंड क्या है आपका, सोविंग। सोविंग होता है बिजाई, बिजाई मतलब जो बीज वगैरह डालते हैं हम, कैसे बीज लेंगे, कैसे उनको डालना है, किसी मशीन से डालना है या मैनुअली डालना है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है आपका, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। आपको जो मैन्योर और फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आगे हम वीडियो में करेंगे कि जो मैन्योर्स है क्या है, फर्टिलाइजर क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई। जैसे कि आपने क्रॉप वगैरह तो ग्रो करवा ली है, लेकिन उसको पानी कब देना है, कितना पानी की ज़रूरत है उसको, कैसे उसको किस टाइम पे पानी देना है, तो ये सारा इसमें आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में स्टेप में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स आपको पता ही होगा कि वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट। जैसे कि हमने गेहूँ उगाया और गेहूँ के साथ कोई भी दूसरा प्लांट उग गया, वो उसके लिए क्या होगा, वीट क्रॉप के लिए एक वीड की तरह काम करेगा। और वीड से हमें क्या करना है, अपनी फसल को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो जो वीड्स होते हैं वो क्या होंगे, जो भी एक्स्ट्रा प्लांट ग्रो करते हैं आपके, जो आपने प्लांट उगाया है उसके साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। उसके बाद आपका लास्ट सेकंड स्टेप क्या होगा, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब कैसे कटाई करनी है आपको, थ्रेशर का यूज़ करना है या कंबाइन मशीन का यूज़ करना है, कैसे आपको ग्रेन को सेपरेट करना है चाफ से, तो ये सारा स्टेप इसके अंदर आएगा हार्वेस्टिंग के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आपका लास्ट स्टेप डेट इज स्टोरेज। अब आपने ये सारा काम तो कर लिया, आपने कटाई, बुआई, ये सारा आपने पानी देना, मैन्योर डालना, हर एक चीज़ को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। लेकिन सबसे लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका स्टोरेज। आपने घर पे भी देखा होगा ना कि हम किचन में भी अपने जो सीरियल्स हैं या फिर जो पल्सेस हैं उसको कैसे स्टोर करते हैं। तो स्टोरिंग भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए। उसके बाद इसके अंदर हमें क्या करना है, एक एक स्टेप करते जाएंगे हम। प्रिपरेशन ऑफ सोइल, प्रिपरेशन ऑफ सोइल के अंदर क्या होगा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट था आपका, नेक्स्ट क्या था आपका, सोविंग था। तो अभी हम कर लेते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सोइल। प्रिपरेशन ऑफ सोइल क्या है, किसी भी क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। अब करते क्यों है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, प्रिपरेशन ऑफ सोइल करने का क्या फ़ायदा है, किस लिए की जाती है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। प्रिपरेशन ऑफ सोइल में क्या किया जाता है, जो हमारी मिट्टी है उसको लूज़ कर दिया जाता है हल्की हेल्प से या किसी और टूल की हेल्प से। किस लिए किया जाता है, ये किस लिए किया जाएगा, आप यहाँ से चेक करेंगे कि हमारा जो प्रिपरेशन ऑफ सोइल के अंदर जो लूजनिंग है सोइल की, वो किस लिए की जाती है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल। अगर हम सोइल को लूज कर देंगे, लूज का मतलब क्या है, जैसे मिट्टी है, मिट्टी को हमने क्या कर दिया, उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए हमने। तो लूज करने से क्या फ़ायदा होगा हमारा, कि जो हमारी रूट्स हैं, जो प्लांट्स की रूट है, वो आराम से क्या कर पाएंगी, सोइल के अंदर जा पाएंगी। जैसे एक तो सीमेंटेड फ्लोर है और एक आपका सोइल वाला फ्लोर है, तो क्या सीमेंटेड फ्लोर के अंदर आपकी रूट्स अंदर जा पाएंगी, नहीं जा पाएंगी, क्योंकि वो क्या है, बिल्कुल टाइट है। और जो आपका सोइल है उसके अंदर क्या है, एयर होती है, गैप होता है पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से जो रूट्स है वो क्या कर सकती है, ईजिली अंदर जा सकती है। अब रूट अंदर जाएंगी तो रूट्स को क्या फ़ायदा होगा, दे लूज अलो द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सोइल। क्योंकि आपको पता है सोइल के अंदर जो हमारी रूट्स हैं उनको भी क्या करना है, रेस्पिरेशन करना है, उनको भी सांस लेना है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और वो ऑक्सीजन क्या कर पाएंगी, वो लूज सोइल से आराम से ले पाएंगी। तो आप यहाँ से क्वेश्चन आपका यही आ गया है, वाई डू द लूजनिंग ऑफ सोइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली, कि जो सोइल को लूज करते हैं उससे जो रूट्स हैं प्लांट की, उनको ब्रीथिंग करने में क्या फ़ायदा होगा, कैसे वो आराम से ब्रीथ कर पाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या यूज़ है हमारा, इसके अलावा क्या है कि जो लूज सोइल है उससे जो हमारे अर्थवॉर्म है, आपको पता होगा मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मिट्टी के टेक्सचर को बना के रखते हैं। मतलब वो हमारे लिए एक तरह से क्या बोल सकते हो, फ़ायदेमंद है। आपने सुना भी होगा ना, ये बोलते हैं हम, अर्थवॉर्म्स आर फार्मर्स फ्रेंड। ये कैसे हमारे फ्रेंड हैं, क्यों इनको फार्मर्स के फ्रेंड बोला जाता है, इसके पीछे भी हमारा एक रीज़न है। अब देखिए क्या रीज़न है, ये क्या करते हैं, सोइल को एक तो लूज़ कर देते हैं,
और ये क्या करते हैं, ऐड ह्यूमस टू इट। अब देखो जो भी हमारे सोइल के अंदर, जैसे मान लिया कोई भी लीफ वगैरह गिरा है या कोई भी वेस्ट वगैरह, ऑर्गेनिक वेस्ट हमारा गिरा हुआ है मिट्टी के ऊपर, कोई भी प्लांट का कोई भी रूट पार्ट या कोई भी ऐसा पार्ट या कोई एनिमल डेड हो गया है, वो मिट्टी के ऊपर गिर गया है, तो मिट्टी के ऊपर जो उसके अंदर हमारे माइक्रोब्स हैं, जो अर्थवॉर्म है, वो क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे डिकम्पोज करेंगे। और डिकम्पोज करने के बाद क्या होगा, जो भी गल सड़ के जो मैटर तैयार होगा, जो सिंप्लीफाइंग ऑर्गेनिक मैटर होगा, उसको क्या होगा, हमारे जो अर्थवॉर्म है और जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे लिए एक तरह से ह्यूमस तैयार कर देंगे। और ह्यूमस से क्या होता है, आपको पता है प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, अच्छी होती है। तो दूसरा जो आपका इम्पोर्टेंस आ गया है कि जो लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सोइल से क्या फ़ायदा होगा, एक तो जो प्लांट की जो ग्रोथ है, जो रूट्स की ग्रोथ है, वो आसानी से हो पाएंगी, वो डीपली पेनिट्रेट कर पाएंगी रूट सोइल के अंदर। और दूसरा क्या यूज़ बताया आपका कि हमारे सोइल के अंदर क्या ऐड हो जाएगी, ह्यूमस ऐड हो जाएगी, अगर हमने सोइल को कैसा कर दिया है, लूज़ कर दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, अब लूजनिंग करने के बाद क्या होगा हमारा कि जितने भी हमारे जो डेड प्लांट और एनिमल्स हैं वो आराम से डिकम्पोज हो पाएंगे। और डिकम्पोज होने से क्या होगा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे डेड प्लांट और एनिमल्स के अंदर थे, वो सारे न्यूट्रिएंट्स दोबारा से किसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, हमारी मिट्टी के अंदर। और मिट्टी से उनको दोबारा कौन यूज़ कर पाएगा, हमारे प्लांट यूज़ कर पाएंगे। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। तो ये फ़ायदा है हमारे किसका, लूजनिंग ऑफ सोइल का। और आपको ये भी पता होगा कि जैसे जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, ह्यूमस है, वो क्या होता है, एक मतलब टॉप लेयर के ऊपर ही आ जाता है हमारा सारा, ज़्यादा नीचे तक हमारा ह्यूमस या जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करते। तो जो हम लूजनिंग करते हैं सोइल की, जो टर्निंग करते हैं, जो मिट्टी को हम पलट देते हैं, जो जुताई करते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, जो न्यूट्रिएंट रिच सोइल है हमारी, वो कहाँ आ जाएगी, टॉप पे आ जाएगी। और टॉप पे क्या कर पाएंगे, उनको कौन यूज़ कर पाएंगे, हमारे प्लांट्स यूज़ कर पाएंगे। तो ये सारा किसका फ़ायदा था, हमारा सोइल को लूजनिंग करने का और टर्निंग करने का, जो कि किसके लिए ज़रूरी है, हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। और जिस प्रोसेस से हमारी लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सोइल की जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिलिंग और प्लोइंग। टिलिंग और प्लोइंग, टिलिंग क्या है, पलटना मिट्टी का, मतलब एक तरह से जुताई। और जो टिलिंग और प्लोइंग है वो किसकी हेल्प से की जाती है, प्लो की हेल्प से की जाती है, बाय द हेल्प ऑफ प्लो। प्लो क्या होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं हल। हल क्या है, देखा भी होगा आपने, जो हमारे पास टाइम था उस टाइम पे हम यूज़ करते थे हल को। अभी हमारे नए नए मॉडर्न टूल्स आ गए हैं लेकिन यूज़ करते हैं कई जगह पे अभी भी प्लो का यूज़। एक्चुअल में होता क्या है, ये एक आयरन और वुड से बना हुआ एक टूल है, जो किसका बना हो सकता है, आयरन का और वुड का। और ये काम क्या करता है, इससे काम क्या करवाया जाता है कि जो भी हमारी सोइल है, सोइल को क्या करवाया जाता है, लूज़ करवाया जाता है। और जो प्लोइंग है वो क्या करेगा, हमारा जो भी हमारे क्रम्स होते हैं, जो बिग क्रम्स ऑफ सोइल हैं, उसको क्या करता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जैसे मिट्टी के बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लम्स। जो मिट्टी के बड़े टुकड़े उसको क्या बोला जाता है, क्लम्स। और जो बिग क्लम्स को जो तोड़ा जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रम्स। क्या बोला जाता है, उसको क्रम्स बोला जाता है। और जो ये बड़े पीसेज हैं हमारे पास मिट्टी के, उनको तोड़ना भी क्या है, ज़रूरी है। इसके अलावा और क्या किया जाता है जब हम सोइल की प्रिपरेशन करते हैं, इसके अलावा और क्या किया जाएगा, आपका क्रम्स है वो किया जाएगा, मतलब जो बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े हैं उनको छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लेवलिंग। लेवलिंग का मतलब क्या है, पूरे फील्ड को एक समतल या फ्लैट फॉर्म में अरेंज कर दिया जाएगा। अब देखो कहीं से ऊंचा होगा या नीचा होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे जो पानी है वो पानी हमारा पूरा हर एक प्लांट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसके लिए क्या है, लेवलिंग करनी भी क्या है, ज़रूरी है, ताकि हमारी जो इरिगेशन है वो क्या हो पाए, प्रॉपर हो पाए, सोविंग भी प्रॉपर हो पाए और हमारी इरिगेशन भी क्या हो पाए, प्रॉपर हो पाए। तो ये सारा क्या है, कई बार क्या किया जाता है, जैसे कि मिट्टी को टिलिंग करने से पहले, प्लाव करने से पहले उसके अंदर मैन्योर भी डाल दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, जो एनिमल का वेस्ट है हम क्या करते हैं, फील्ड के अंदर डाल के आ जाते हैं उसको प्लोइंग करने से पहले, और फिर बाद में हम क्या करते हैं, प्लो करते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि जब हम प्लोइंग करते हैं, टिलिंग करते हैं, जुताई करते हैं खेत की, तो जो भी हमने जो वेस्ट डाला है एनिमल्स का, जो मैन्योर डाला हमने, वो क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएगा, और जिसको हमारे प्लांट क्या कर पाएंगे, अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगी। और कई बार आपने चेक भी किया होगा, हम क्या करते हैं,
मैन्योर्स तो डालते ही डालते हैं, इसके अलावा हम वाटरिंग भी करते हैं। वाटरिंग का मतलब क्या है, हम पानी दे देते हैं फील्ड के अंदर। मतलब हमने अभी तक कोई सीड वगैरह ग्रो नहीं करवाया है, लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, मॉइस्ट करने के लिए अपनी सोइल को, उसके अंदर क्या करते हैं, वाटरिंग भी कर देते हैं। तो ये सारा क्या था हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का जो फर्स्ट स्टेप था हमारा। फर्स्ट स्टेप में क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। सोइल की प्रिपरेशन कैसे की जाए, क्यों की जाए सोइल की प्रिपरेशन, क्या फ़ायदा है सोइल की प्रिपरेशन करने का। यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चंस निकल के आए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर लिखने हैं, और इसके अलावा भी जितने भी आपके और क्वेश्चंस हैं वो आप अपने आप से ट्राई करेंगे। वन लाइन के आप क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्या क्या हमारे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, और इसके अलावा फिर हम इनके बारे में क्या क्या इनका स्ट्रक्चर है, जैसे प्लो है, हो है। इसके अलावा फिर आप यहाँ पे देख पाएंगे कल्टीवेटर है, सोविंग है। ये फिर जो इसके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के जो बाकी स्टेप्स हमारे बचे हुए हैं वो क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।